हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग? मैं आपका नीलेश पिया बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ सुपरफास्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके लिए एक और प्री बोर्ड का पेपर ला चुका हूँ सामाजिक विज्ञान का। इससे पहले एक और पेपर मैंने आपका कराया हुआ था प्री बोर्ड का। ठीक है, आप लोग देख सकते हो प्री बोर्ड परीक्षा 2024 सामाजिक विज्ञान केवल प्रश्न पत्र। आप लोग नीचे ये पेपर देख सकते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट पेपर है। और इसमें देखो जो मैप वाला प्रश्न है ना, मैंने मैप वाला भी सारा का सारा क्वेश्चन आप लोग के लिए ला रखा है। 1 मिनट कहाँ रख दिया भाई, आपको दिखाता हूँ। ओके, चलो यहाँ है। देखो ये मैप वाला क्वेश्चन भी आप लोग देख सकते हो, सारा का सारा मैंने पहले से ही सॉल्व कर रखा है। केवल आपको यहाँ बताना है। बताना इसलिए आपका टाइम नहीं लगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए मैंने पहले से ही सॉल्व सारी चीज़ें कर ली है। तो चलो सबसे पहले जो एमसीक्यू हैं उनको सॉल्व करते हैं भाई। खंड अ के अंतर्गत जो आपके एमसीक्यू हैं ओएमआर बेस्ड वाले, उनको हम लोग सॉल्व करते हैं। और बाकी आपके देखो स्कूलों में अगर प्री बोर्ड हो ना, तो आप इस नंबर पर, ये नंबर लिख लो। देखो 85 42 86 64 46। आप गलत नंबर मत लिखना भाई, ठीक है। 85 42 86 64 46 इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर देना, भेज देना। उस पेपर को भी मैं सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। चलो किसी भी सब्जेक्ट का हो जाए, आप इस नंबर पे भेजते रहना फोटो अच्छे से या फिर पीडीएफ बनाकर। और बाकी अगर आप अभी तक आप हमारी ऐप यूपीएमएसपी स्टडी डाउनलोड नहीं किए हो, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर लेना। यहाँ आपको सारा का सारा प्रीवियस ईयर पेपर, बोर्ड द्वारा जारी मॉडल पेपर, और उसके द्वारा मेरे द्वारा बनाए गए हर एक सब्जेक्ट का कम से कम 5-5 ठे मॉडल पेपर का वीडियो सॉल्यूशन के साथ साथ पीडीएफ सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, और टेस्ट भी आपको मिल जाएगा। हालांकि इसके लिए आपको लक्ष्य बैच ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसकी प्राइस मात्र 199 रुपये है। और एग्जाम टाइम में वायरल पेपर भी मिलेगा मेरे भाई। तो आप ज्वाइन कर सकते हो मात्र 199 रुपये में। आप ये ऐप डाउनलोड कर, सरकारी सारी की सारी डिटेल ऐप पे अवेलेबल है, कैसे ज्वाइन करना है, क्या करना है सब। तो जाओ ऐप डाउनलोड करो। बाकी चलो आगे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित नेताओं में से किसने एक गुप्त संगठन यंग इटली बनाया? यंग इटली किसने बनाया भाई? विक्टर इमैनुएल द्वितीय, ज्यूसेप्पे मैसिनी। यंग इटली और यंग यूरोप का संस्थापक ज्यूसेप्पे मैसिनी था। तो ये बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद सेकंड वाला प्रश्न है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किसे 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया? भाई जर्मनी का प्रथम सम्राट किसे घोषित किया गया 1871 में? ठीक, वो है कैसर विलियम प्रथम। इनको सामान्यतः विलियम प्रथम भी कहा जाता है, तो आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। कैसर विलियम प्रथम या विलियम प्रथम, बाकी ये सब आपके ऑप्शन गलत हो जाएंगे। तो ये दूसरा प्रश्न रहा। इधर आकर हम लोग थर्ड वाला प्रश्न करते हैं। थर्ड वाला प्रश्न आप लोग इधर मैं आ जाता हूँ, 1 मिनट। स्क्रीन पे देख सकते हो भाई थर्ड वाला प्रश्न क्या है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ कि अच्छा दिखाई दे। और ठीक है, थर्ड वाला प्रश्न देख सकते हो कि 1789 में फ्रांस में किस प्रकार का शासन था? भाई 1789 में फ्रांस में किस प्रकार का शासन था? सीमित राजतंत्र, असीमित राजतंत्र, कुलीन तंत्र या फिर लोकतंत्र? तो देखो जब फ्रांसीसी क्रांति स्टार्ट हुई थी 1789 में, तो उस समय जो मतलब फ्रांस था ना, उस पे कुछ गिने चुने राजाओं का मतलब अधिकार पूरा का पूरा था, ठीक है। मतलब कुछ राजा राजा थे जो कुछ एरिया में, कुछ राजा थे जो कुछ एरिया में शासन करते थे। तो सीमित एक तरह से राजतंत्र था, ये हम लोग बोल सकते हैं इस क्वेश्चन के लिए। और ये जो ऑप्शन दिया है इसके अनुसार, ठीक है। और फ्रांस की क्रांति 1789 में स्टार्ट हुई और 1848 में फाइनली स्वतंत्र हुआ फ्रांस। तो इस चीज को भी याद रखना। अगला फोर्थ नंबर क्वेश्चन के ब्रिटेन में कार्न कानून समाप्त करने का क्या कारण था? कार्न कानून समाप्त करने का क्या कारण था भाई? तो जनसंख्या में वृद्धि, या कृषि उत्पादों में अधिकता, या कार्न आयात पर नियंत्रण, या उद्योगपतियों एवं शहरी लोगों का विरोध। ये हमें क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है। तो सही ऑप्शन डी हो जाएगा, उद्योगपतियों एवं शहरी लोगों का विरोध था कार्नला को समाप्त करने का। अगला पांचवा क्वेश्चन है कि 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? 1944 में ब्रेटन वुड्स जो सम्मेलन है वो कहाँ आयोजित किया गया भाई? ब्रिटेन में, अमेरिका में, फ्रांस में, या फिर भारत में? ठीक है, सही ऑप्शन आपका अमेरिका हो जाएगा। अमेरिका में आयोजित किया गया था, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में है? प्रतिरक्षा, कृषि, शिक्षा, या फिर व्यापार? तो सही ऑप्शन इसका ए वाला हो जाएगा, प्रतिरक्षा। यानी वही रक्षा जो है वो संघ सूची का विषय है। चलो आगे, संघ सूची यानी वही केंद्र सरकार का विषय है एक तरह से, ठीक है। रक्षा पे केवल केंद्र सरकार कानून बना सकते हैं, हालांकि कृषि, शिक्षा और व्यापार पे मतलब राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों की सहमति से कानून बनता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं 6 के बाद 7 नंबर, ठीक है। श्रीलंका में कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है? श्रीलंका में कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है भाई? तमिल, ईसाई, सिंगली, या फिर मुस्लिम? ये हमें बताना है प्रश्न संख्या 7 के लिए। ये हम लोग का क्वेश्चन है, ठीक ठीक है। तो देखो इसका आपका सही ऑप्शन भाई आपका सी हो जाएगा, सिंगली, ठीक है। सबसे अधिक लगभग 70% के आसपास इनकी ही जनसंख्या है, ठीक।
चलो उसके बाद सातवें के बाद आठवां प्रश्न है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि निम्नलिखित देशों में से कहाँ संघात्मक शासन प्रणाली यानी वही संघात्मक शासन नहीं है। भारत में, बेल्जियम में, संयुक्त राज्य अमेरिका में या श्रीलंका में। प्रश्न संख्या 8 है, तो इसके लिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। श्रीलंका, श्रीलंका में लगभग एकात्मक टाइप की सरकार है। ठीक है, तो ये चलो नहीं है, मैं जिसमें बोला था तो इसमें नहीं है, बाकी इन सब में है। उसके बाद महात्मा गांधी का क्या विचार था भाई, तो धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है, धर्म का राजनीति से कोई संबंध नहीं। ठीक है, या धर्म और राजनीति अलग अलग है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखो, धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं समझा जा सकता था, मतलब समझा जा सकता है। ठीक है, ये बिल्कुल राइट ऑप्शन है, ये फर्स्ट वाला। कहने का मतलब यहाँ गांधी जी का ये था कि मतलब राजनीति में भी धर्म को समान रूप से लेकर चलना चाहिए, सब धर्मों का मतलब समान प्रतिनिधित्व होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही मतलब कोई लोग है और वही शासन, एक ही धर्म के लोग शासन करे सत्ता पे, ऐसा नहीं। सभी धर्मों को समान लेकर चलना चाहिए। ठीक है, तो चलो ये आपका 9 नंबर प्रश्न हो गया। और उसके बाद 10 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र से संबंधित है। ओके, पारदर्शी शासन, वैध शासन, उत्तरदायी शासन, सभी के सभी। तो इनमें से सभी, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 पीएम ने कर लिया। अब चलो प्रश्न संख्या 11 कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 11 देख सकते हो कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार यानी सोपानी खेती की जाती है। ठीक है, अब देखो हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड या फिर उत्तर प्रदेश के मैदान। तो भाई उत्तराखंड, क्योंकि यहाँ पे सब पहाड़ ऊपर खाबड़ पाए जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पे सीढ़ीदार या सोपानी खेती की जाती है। ठीक, प्रश्न संख्या 12 देख सकते हो कि निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है। रबी की फसल यानी अभी जो ये जाड़ों के समय में फसलें बोई जाती हैं। तो चावल, मोटे अनाज, चना, कपास। ठीक है, तो आपका देखो सही ऑप्शन आपका ये चना हो जाएगा, ये वाला। ठीक, चलो उसके बाद 13 नंबर प्रश्न है कि मोनोजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है। भाई मोनोजाइट रेत में आपका थोरियम पाया जाता है, सी वाला बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है। ओके, प्रश्न संख्या 14 देख सकते हो, काफी इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है। ठीक है, प्लास्टिक, मोटर गाड़ी, सीमेंट या फिर एल्यूमिनियम। तो सही ऑप्शन आपका सीमेंट हो जाएगा। ठीक, चलो अगला देखते हैं। 14 के बाद 15 नंबर कि निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है। ठीक है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल। तो इस सही इन ऑप्शन के अनुसार आपका ये श्रीलंका, सी वाला बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 15 के अनुसार। ठीक, चलो अगला अगला हम लोग देखते हैं 16 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज धात्विक है। ओके, धात्विक यानी जिसमें धातु पाई जाए। अब्रक, कोयला, लौह-अयस्क, चूना, सिंपल, लौह-अयस्क, सिंपल। चलो धात्विक, ठीक है, लौह-अयस्क। चलो ये हम लोग की प्रश्न संख्या 16 रही। उसके बाद प्रश्न संख्या 17 देख सकते हो भाई। प्रश्न संख्या 17 क्या है कि एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन डॉट 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 में सम्मिलित है। किसमें सम्मिलित है भाई, तो किसी भी वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा जो उत्पादन है वो प्रारंभिक क्षेत्रक में आता है, या प्रारंभिक क्षेत्रक या प्राथमिक क्षेत्रक, बात देखी हुआ। ठीक, तो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है कि एंथ्रासाइट का संबंध निम्नलिखित में से किस खनिज से। एंथ्रासाइट का संबंध लौह-अयस्क से है, बॉक्साइट से, कोयला से या फिर सोना से। ठीक है, तो देखो सही ऑप्शन आपका बॉक्साइट से हो जाएगा। ठीक है, इसका एंथ्रासाइट का संबंध आपका बॉक्साइट से। बी वाला नहीं, माफ करना, आपका बॉक्साइट नहीं बल्कि कोयले का तो ये अयस्क है एंथ्रासाइट, तो ये आपका सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा प्रश्न संख्या 18 के लिए। ठीक है, चलो भाई आगे देखते हैं अगला। 18 के बाद 19 नंबर, इधर आ जाते हैं, 1 मिनट। और 19, 20 आगे के प्रश्नों को देखते हैं। ये प्रश्न क्या है आप देख सकते हो। देखो अगला प्रश्न है 19 नंबर, यहाँ पे देख सकते हो कि निम्नलिखित में से किस वर्ष बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई। ओके, निम्नलिखित में से किस वर्ष बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई। 1960 में, 1980 में, 1970 या फिर 1950। तो 1970। ठीक है, 1970 में, आप इसी वाला ऑप्शन याद रखना। उसके बाद अगला प्रश्न है 19 के बाद 20 नंबर और अंतिम प्रश्न है एमसीक्यू का कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का वर्गीकरण निम्नलिखित में से किस आधार पर किया जाता है। भाई उद्यमों के स्वामित्व पे कितनी बार ये प्रश्न मैं आपको करा चुका हूँ, ये सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार इस वीडियो में हमने अब तक 20 एमसीक्यू को सॉल्व कर लिया। अब चलो आगे के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। आगे आपके सब्जेक्टिव प्रश्न है और आपके मैप वाले प्रश्न है, तो चलो उनको भी सॉल्व करते हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ा आपको मैं लक्ष्य बैच के बारे में एक बार और बता दूं। ठीक है, ये देख सकते हो यूपीएमएसपी स्टडी, ये हमारी ऐप है, इसको डाउनलोड आप मतलब प्ले स्टोर से कर सकते हो। भाई 1 मिनट, क्यों नहीं वाईफाई नहीं कनेक्टेड है। 1 मिनट मैं थोड़ा कनेक्ट कर लेता हूँ और फिर आपको चीज़ों को बताता हूँ। ठीक है, 1 मिनट, 1 मिनट। ओके, चलो यहाँ पे देखो
रिफ्रेश फॉर ऑनलाइन में कर देता हूँ। ये हमारी यूपीएमएसपी स्टडी ऐप है, आप इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। इसका लिंक इस वीडियो के आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और यहाँ आओगे तो इस ऐप पे आपको पूरा पूरा आपको आपका एनसीईआरटी बुक, नोट्स, उसके अलावा यहाँ पे देखो आपका प्रीवियस ईयर पेपर भी यहाँ पे मिल जाएगा सारा का सारा, ठीक है। उसके अलावा देखो यहाँ पे आवर कोर्स में आओगे ना, यहाँ आवर कोर्स में आओगे तो यहाँ आपको लक्ष्य बैच दिखेगा, स्पेशल लक्ष्य बैच फॉर यूपी बोर्ड। तो यहाँ पे क्लिक करोगे, देखो क्लिक करने के बाद आपको 199 रुपये दिखाई देगा। यहाँ पे कहीं पेमेंट वेमेंट करने का ऑप्शन नहीं आएगा। फिर एक बार इस पर क्लिक करोगे तो देखो यहाँ सारी बैच से रिलेटेड डिटेल आ जाएगी। यहाँ पे बैच में क्या क्या मिलेगा पूरा अंदर जाकर मैंने दिखाया है। तो इस लिंक पे क्लिक कर आप वीडियो देख सकते हो, ठीक है। किसी भी समस्या के लिए इस पे कॉल कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे आप डायरेक्ट यहाँ पे पेमेंट कर सकते हो और इस बैच में ऐड हो जाओगे। बाकी अगर यहाँ पे पेमेंट करने का आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपके पास फोन पे पेटीएम नहीं है, तो आप किसी दुकान पे जाकर इस क्यूआर कोड पे पेमेंट कराकर मात्र कितना 199 रुपये, 299 का कोर्स 199 में ही मिल रहा है, ठीक है। आप पेमेंट कराकर और स्क्रीनशॉट इस नंबर पे पेमेंट का भेज दोगे तो आपको बैच में ऐड कर दिया जाएगा। बाकी इसमें क्या मिलेगा, तो इस बैच में आपको सबसे पहले आपको पिछले साल के यानी 2023 के सारे सेटों के, ठीक है, जैसे हिंदी के 7 सेट, मैथ के हर एक सब्जेक्ट के 7 सेट के जो पेपर है उनका पीडीएफ के साथ वीडियो सॉल्यूशन, पीडीएफ में भी सॉल्यूशन देखना। पीडीएफ इंपॉर्टेंट है लास्ट टाइम में भाई, क्योंकि पीडीएफ से आप चाहोगे तो 7 सेट है ना, आपका कल एग्जाम है तो आज 7 सेट पढ़ लोगे, यानी पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर खत्म कर दोगे। और वीडियो से मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आपका कल एग्जाम है ना तो एक दिन पहले आप 2 वीडियो देखोगे ना, आप मतलब उसके बाद आपको नींद आने लगेगी, ठीक, तो नहीं कर पाओगे। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है बैच ज्वाइन करना। और उसके अलावा प्रीवियस ईयर पेपर के अलावा मैं यहाँ पे आपको बोर्ड द्वारा जो जारी मॉडल पेपर है उसका भी सॉल्यूशन दे रहा हूँ, पीडीएफ में भी सॉल्यूशन और वीडियो में भी। और सबसे अच्छी बात, आपको यहाँ पे टेस्ट भी मिल रहा है एमसीक्यू का। जितना भी पेपर है लगभग 35 से आपका 50 पेपर हो जाएगा, ठीक है। तो आपका सबका 35 से 50 टेस्ट भी मिल जाएगा एमसीक्यू का, ठीक। उसके बाद यहाँ पे मैं अपनी तरफ से बहुत सारा मॉडल पेपर बना रहा हूँ, वो मिलेगा। और इसके अलावा आप बैच ज्वाइन करोगे तो अंदर आपको एक नंबर मिल जाएगा, आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाना, ठीक है। वहाँ एक अलग प्राइवेट नंबर होगा और एग्जाम टाइम में आपको वायरल पेपर भी मिलेगा भाई। बस रात भर आप पढ़कर चले जाओ, एग्जाम में 80% आ जाएंगे मार्क, ठीक। तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हो। बाकी चलो मैं साइड में रखता हूँ इसको, अब हम आगे के प्रश्नों को करते हैं। तो देखो खंड ब के अंतर्गत, ये खंड ब है, इसके अंतर्गत आपका 2 प्रश्न होगा, 3 प्रश्न होगा, एक वर्णनात्मक प्रश्न फर्स्ट, एक वर्णनात्मक प्रश्न 2 और एक मानचित्र वाला। तो वर्णनात्मक प्रश्न जो फर्स्ट है इसमें कुल आपके कितने 8 प्रश्न रहेंगे और 8 में से 4 का ही उत्तर देना होगा। जैसे देखो ये पहला प्रश्न है यहाँ पे और अथवा कर ये आपका एक प्रश्न है, तो इन दोनों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दो, आपको कितना 4 मार्क मिलेगा। इसी प्रकार देखो यहाँ पे एक प्रश्न है यहाँ पे और एक यहाँ पे, और सब में अथवा अथवा कर यानी 8 प्रश्न, उसमें से 4 का उत्तर देना है। तो चलो इनको आप करते रहना, ठीक है। बाकी इसका सोल्यूशन आपको लक्ष्य बैच में मिल जाएगा, ठीक। अगर लक्ष्य बैच ज्वाइन किए हो तो अच्छी बात है, नहीं ज्वाइन किए हो तो भाई फिर ज्वाइन कर सकते हो, नहीं तो इसका आंसर आप खोज खोज कर याद करो। बाकी ऐसे ही आपका वर्णनात्मक प्रश्न सेकंड में आपका मतलब ये दीर्घोत्तरीय प्रश्न होगा, प्रत्येक प्रश्न 6-6 मार्क का होगा, इसमें भी 8 प्रश्न होंगे लेकिन 4 का आपको उत्तर देना होगा, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, ठीक। तो इसको मैं छोड़ता हूँ अभी क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा, इसको सॉल्व कराऊंगा। तो यहाँ मैप वाला जो प्रश्न है इसको मैं सॉल्व करा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो मैप वाला प्रश्न, यहाँ पे प्रश्न संख्या 9 के ए और प्रश्न संख्या 9 का बी, इनके अंतर्गत आपका यहाँ पे हिस्ट्री से और यहाँ पे आपका भूगोल वाले से मतलब आता है मैप वाला प्रश्न। आपका पॉलिटी और जियोग्राफी से मैप वाला प्रश्न नहीं आता है। तो चलो इनको हम अच्छे से मानचित्र में भरते हैं, ठीक है। भरते हैं क्या, मैंने पहले से ये देखो भर रखा है, ठीक है। तो कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें पड़ती है, कैसे भरा जाता है, मैं आपको सारी चीज़ें समझा देता हूँ, ठीक है। तो चलो यहाँ पे देख सकते हो पहला यहाँ पे प्रश्न, देखो पहला प्रश्न क्या है कि वह स्थान जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन सितंबर 1920 में हुआ। देखो सितंबर 1920 में कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में, ठीक है। और एक दिसंबर में भी हुआ था, तो दिसंबर वाला जो हुआ था मतलब दिसंबर 1920 वाला वो अधिवेशन जो हुआ था वो आपका नागपुर में हुआ था। तो यहाँ सितंबर बोल रहा है, तो सितंबर वाला कहाँ हुआ था भाई, कलकत्ता में। तो कलकत्ता आपको दर्शाना पड़ेगा। अब कलकत्ता आप खोज लो भाई, कलकत्ता कहाँ पड़ता है, पश्चिम बंगाल राज्य में। अब पश्चिम बंगाल का कहाँ है, तो इस मैप में आपको आउटलाइन याद होना चाहिए कि हाँ ऊपर जम्मू कश्मीर, अगर यूपी है तो ये यूपी है भाई, अगर गुजरात है तो ये गुजरात है, पूरा आपको याद होना चाहिए कि कहाँ कौन सा स्टेट है। तो आपका देखो पश्चिम बंगाल कहाँ है, तो देखो ये वाला एरिया है ना पश्चिम बंगाल है। देखो ये वाला जो पूरा आपको एरिया, ये आपको मार्क नहीं करना होता है, मैं आपको ऐसे ही मार्क करके दिखा रहा हूँ। इधर से आकर अब ये बांग्लादेश की ये सारी सारी बाउंड्री से ये सटा हुआ है पूरा पूरा ऐसे। तो ये देखो ये बाउंड्री के इधर भीतर ये वाला जो एरिया है पूरा पूरा, ठीक है, जो मैंने मार्क किया उसके अंदर यही आपका
पश्चिम बंगाल है और यहाँ पे आपका कोलकाता स्थित है। देखो यहाँ पे तो मैंने ये चिन्ह बना दिया है, जो चिन्ह हमें बनाना था यहाँ ऊपर दिया कि ये इस चिन्ह द्वारा सबको दर्शाना है। तो यहाँ चिन्ह बना दिया है मैंने, गोले के अंदर गोला, और फिर यहाँ पे फर्स्ट का उत्तर लिख दिया है कलकत्ता। और देखो ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला इसको कलकत्ता मत समझना, कितने लोग इसी को कलकत्ता समझते हैं। ये वाला जो एरिया है ना, ये आपका क्या है, ये तो आपका बांग्लादेश है भाई, ठीक है, ये आपका बांग्लादेश है। ये वाला जो एरिया, ये कलकत्ता मैंने इसके लिए लिखा है, ऐसा नहीं कि इसमें लिखा गया तो मैं ये पूरा ये दर्शा रहा हूँ कि ये कलकत्ता नहीं। देखो ये फर्स्ट यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है इसके सीधे में, ठीक। चलो उसके बाद यहाँ पे देखो, वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा। भाई नमक कानून कहाँ तोड़ा? दांडी में नमक बनाकर नमक कानून उन्होंने तोड़ा था। और दांडी कहाँ स्थित है भाई? तो दांडी आपका गुजरात में स्थित है। तो देखो गुजरात कहाँ है भाई? गुजरात ये है पूरा, ये जो आपको दिख रहा है ना ये वाला एरिया, ठीक है, ये आपका गुजरात है। देखो ठीक, हम लोग का ये यूपी यहाँ पे है, देखो ये यूपी यहाँ पे है, ठीक है, यूपी के बगल में आपका ये यहाँ पे आपका ये वाला एमपी है, ठीक है, ये आपका राजस्थान है और ये आपका गुजरात है, ठीक है। चलो और ये आपका महाराष्ट्र है भाई, ये आपका महाराष्ट्र है। तो चलो यहाँ पे, और यहीं पे महाराष्ट्र में यहाँ पे नागपुर यहाँ पे है, क्योंकि नागपुर एक अधिवेशन हुआ था ना दिसंबर 1920 वाला, तो यहाँ पे नागपुर है। तो चलो ये तो अलग बात है, यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं दांडी अब कहाँ है भाई? गुजरात में, क्योंकि सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा। तो नमक कानून कहाँ तोड़ा भाई? वो मतलब दांडी में नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अहमदाबाद स्थित है, सूती वस्त्र के लिए फेमस है, ये भी पूछा जाता है। तो यहाँ से अहमदाबाद में गांधी जी का आश्रम था, साबरमती आश्रम। यहाँ से चलकर लगभग 240 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर यहाँ समुद्र किनारे दांडी पहुंचकर उन्होंने नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा था। तो दांडी यहाँ पे है समुद्र के किनारे। तो देखो ये गोला बनाकर, और ये चिन्ह जो हमें दिया था प्रश्न में किस चिन्ह द्वारा दर्शाना है, तो हमने उस चिन्ह द्वारा दर्शा दिया है। और इस सेकंड का उत्तर है दांडी, तो मैंने सेकंड और दांडी लिख दिया है, ठीक। तो इसका आपको 1 मार्क मिल जाएगा, एक दर्शाने का और मतलब आधा मार्क दर्शाने का, आधा मार्क लिखने का 1 मार्क, ठीक। चलो उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि वह स्थान जहां जलियांवाला बाग की घटना घटी। भाई जलियांवाला बाग की घटना कहाँ घटी? पंजाब के अमृतसर में, हम सब लोग जानते हैं। और पंजाब का अमृतसर भाई, पंजाब ऊपर ही स्थित है, ये वाला पूरा पूरा जो एरिया है, ठीक है। ये देखो ये यूपी है भाई, ये आपका हरियाणा है, ठीक है, ये हरियाणा है। और ये आपका हरियाणा के बगल में ये आपका पंजाब है भाई, ठीक है, पूरा पूरा ये वाला एरिया पंजाब है। और पंजाब में यहीं पे ऊपर यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपका अमृतसर स्थित है। तो आप अमृतसर जो भी है इस चीज द्वारा दर्शा दो, और थर्ड का उत्तर अमृतसर ऐसे लिख दो, ठीक है। यहाँ पे देखो यूपी के बगल में, ठीक है, एकदम बॉर्डर पे देखो, यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है, ये यूपी है ना, ये हम लोग का यूपी है ना, ये पूरा पूरा देखो काफी बड़ा है, ये वाला हम लोग का पूरा उत्तर प्रदेश है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के यहाँ बगल में देखो, ये ऊपर एकदम ये पहाड़ी एरिया है आपका उत्तराखंड, ठीक है। और यहाँ पे देखो इसके बगल में ये हरियाणा है। और यहीं पे देखो ये छोटा सा एकदम, ये छोटा सा यहाँ पे दिख रहा है ना, यही दिल्ली है भाई, यही क्या है? दिल्ली। बहुत कम एरिया है दिल्ली का, ठीक है। चलो एक हम लोग का समझो कि यूपी में एक जिला है ना, कोई भी एक जिला ले लो, उस जिले के बराबर यूपी में 75 जिले हैं। और दिल्ली जो है 75 में से मान लो किसी एक जिले को ले लो, उसका क्षेत्रफल एक ही जिले के बराबर है। तो कितना छोटा है, मतलब 25 से 30 गुना हम लोग का, सॉरी 25 से 30 गुना बोल रहा हूँ, मतलब 70 से 75 गुना, 80 गुना हम लोग का यूपी बड़ा है दिल्ली की अपेक्षा में। चलो तो छोड़ो, ये तो मैंने ऐसे ही बता दिया। बाकी चलो आगे चलते हैं, अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, ये कौन था? चौथा, कि वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी का किसान सत्याग्रह आंदोलन हुआ। किसान सत्याग्रह उनका आंदोलन कहाँ हुआ था भाई? चंपारण में, बिहार के चंपारण में हुआ था, ठीक है। ये पहला आंदोलन था उनका, सत्याग्रह आंदोलन। तो बिहार कहाँ पड़ेगा भाई? यूपी के यहाँ बगल में। देखो ये वाला जो एरिया है ये आपका बिहार है, और यहाँ पे मैंने दर्शा दिया, यहाँ पे आपका चंपारण पड़ेगा यूपी के बगल में ही, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये चिन्ह दर्शा दिया, यहाँ पे लिख दिया कि चंपारण। आपको इतना मैप पे खांचना उछना नहीं है भाई, केवल ये जैसे जैसे दर्शाया गया है एकदम फ्रेश आपको दर्शा देना। वो तो मैं आपको समझाते समय ऐसे आपको सिंपल ऐसे दर्शाना है, ठीक है, कहीं कुछ खांचना नहीं है। मैं तो आपको समझाते वक्त ये खांच दे रहा हूँ, ठीक है। चलो तो ये हम लोग का चौथे का उत्तर हो गया। ये उसके बाद अंतिम प्रश्न है यहाँ कि वह स्थान, ठीक है, जहाँ चौरी चौरा की घटना घटी। भाई चौरी चौरा की घटना कहाँ घटी? तो वो भाई गोरखपुर में, ठीक है, गोरखपुर में घटी थी, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। तो ये हम लोग का पूरा पूरा यूपी का मैप तो सब लोग जानते हो भाई। और यूपी का गोरखपुर इधर पूर्वी साइड में स्थित है, इधर, ठीक है, नेपाल के इधर देखो, ये ऊपर आपका ये नेपाल का एरिया है, ठीक है, ये यूपी का मैप के ऊपर, ठीक है। तो ये वाला यहीं पे हम लोग का गोरखपुर स्थित है। अभी हम लोग के जो मुख्यमंत्री हैं आप जानते हो कि ये भी मतलब योगी आदित्यनाथ जी गोरखपुर से ही बिलोंग करते हैं, ठीक है, गोरखपुर सीट से ही वो चुनाव लड़ते हैं। तो ये यहाँ पे आपका गोरखपुर है। तो ऐसे आप जो भी चिन्ह दिया उस चिन्ह को लिख लो, और ये 5वें का उत्तर, तो 5वां आप गोरखपुर लिख दो, आपका इसका 1 मार्क, यानी 5 मार्क आप ये हिस्ट्री वाला प्रश्न दर्शा दिया, आपको 5 मार्क मिल जाएगा। अब आपको भूगोल वाला दर्शाना है, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें हर के लिए अलग अलग चिन्ह दिया, यहाँ पे एक ही चिन्ह द्वारा सबको दर्शाना था, ठीक है, यहाँ पे दे दिया था, लेकिन यहाँ हर
प्रश्न के लिए अलग 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 चिन्ह दिया है, तो चलो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसमें पहला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी नगर, हमें उत्तर प्रदेश की राजधानी नगर इस चिन्ह द्वारा नाम सही दर्शाना है। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी नगर भाई लखनऊ है, तो लखनऊ का आप नाम लिख दो और इसको दर्शा दो इस चिन्ह द्वारा। तो आप कहाँ दर्शाओगे इंडिया के मैप में भाई, लखनऊ कहाँ पड़ेगा? सिंपल सा है, इस मैप में सबसे पहले यूपी खोजो भाई। तो बड़ा वाला ये जो पूरा पूरा यहाँ पे एरिया है ये हम लोग का यूपी है, और यहाँ बीचों बीच एकदम, ठीक है, मतलब थोड़ा पूर्वी साइड में, ठीक है, पश्चिमी साइड ये है, देखो ये पश्चिमी साइड यहाँ तक है और यहाँ ये पूर्वी साइड है, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब एकदम बीच में ही मान लो थोड़ा सा पूर्वी साइड में आपका लखनऊ पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका लखनऊ हो गया, और तो यहाँ पे जो चिन्ह दिया उस चिन्ह को मैंने उस चिन्ह द्वारा यहीं पे दर्शा दिया है, और फर्स्ट का उत्तर ये लखनऊ मैंने लिख दिया है, सिंपल। उसके बाद देखो नर्मदा नदी पर बना एक बांध, और ये चिन्ह दिया है, इस चिन्ह द्वारा दर्शाना है। नर्मदा नदी पे बना एक बांध हमें दर्शाना है भाई। तो अब नर्मदा नदी कहाँ पे स्थित है भाई, तो वो गुजरात और मतलब मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र तीनों राज्यों में बहती है। ये गुजरात इधर से स्टार्ट होती है, थोड़ा सा यहाँ महाराष्ट्र में भी प्रवेश करती है, और फिर ये इधर एमपी में प्रवेश कर जाती है, ठीक है। और यहीं पे बना है एक बांध, ठीक है। यहीं पे मतलब इस बॉर्डर पे एक बांध बना है जिसका नाम है सरदार सरोवर बांध, ठीक है। तो इस चिन्ह द्वारा आप दर्शा दो, ठीक है। ये जो चिन्ह दिया था यहाँ पे, ठीक है, चिन्ह दिया है ना कि नर्मदा नदी पर बना ये बांध, तो नर्मदा नदी पे यहाँ पे एक बांध बना है जिसका नाम है सरदार सरोवर बांध, ठीक है। तो इससे दर्शाकर और ये इसका लिख दो सेकेंड, सिंपल 1 मार्क मिल जाएगा। उसके बाद दक्षिण भारत की एक नदी आपको ऐसे इस चिन्ह द्वारा दर्शाना है। तो दक्षिण भारत की कोई भी नदी आप दर्शा सकते हो, ऐसा नहीं कि मैंने ये गोदावरी दर्शाया है तो आप गोदावरी ही दर्शाओ, कावेरी कोई भी आप नदी दर्शा सकते हो, आपका मन, ठीक। चलो उसके बाद अगला, भारत के एक जूट उत्पादक राज्य का नाम, भाई जूट उत्पादक राज्य का नाम देखो मैंने पश्चिम बंगाल दर्शाया है, आप इसके अलावा और भी राज्य दर्शा सकते हो क्योंकि जूट कई राज्यों में उत्पन्न होता है, लेकिन पश्चिम बंगाल को मेरा दर्शाने का एक ही मोटिव था क्योंकि पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक जूट का उत्पादन होता है, इसलिए यहाँ पे मैंने पश्चिम बंगाल को दर्शा दिया है, ठीक। इससे आपको याद भी रहेगा कि भाई पश्चिम बंगाल में कभी क्वेश्चन भी पूछ दिया जाए कि जूट का सबसे उत्पादन कहाँ होता है अधिक, तो पश्चिम बंगाल में, तो इसलिए मैंने पश्चिम बंगाल को दर्शाया है, ठीक। चलो उसके बाद भारत का कोई एक परमाणु ऊर्जा केंद्र हमें दर्शाना है। भारत के ऐसे तो बहुत सारे परमाणु ऊर्जा केंद्र है, कलपक्कम है, नरौरा है, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं, तो आप कोई भी दर्शा सकते हो। कलपक्कम एक्चुअली तमिलनाडु में है, नाम भी याद रखना उल्टा होता है, और नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र जो आई थिंक यूपी का एकमात्र ऊर्जा केंद्र है, ठीक है, वो आपका मतलब यहाँ पे पड़ता है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे पश्चिमी साइड में, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो चिन्ह दिया है ऐसे दर्शा दो, यहाँ दिल्ली के थोड़ा बगल में, ये छोटा सा जो दिल्ली है ना इसके यहाँ बगल में, और लिख दो ये 5वें का उत्तर है नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र, ठीक, सिंपल। तो ये 5वें का उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने अब तक क्या 5-5 10 मार्क का मैप वाला भी प्रश्न कर लिया, और मैप भी भरना हमने सीख लिया, ठीक है, और उसके अलावा 20 हमने MCQ भी कर लिया, ठीक। चलो बाकी जो सब्जेक्टिव प्रश्न है भाई इनका आपको उत्तर मतलब बैच में मिल जाएगा, ठीक है, अगर आप बैच ज्वाइन किए हो तो, और नहीं तो बाद में मैं यूट्यूब पे भी सॉल्व करा दूंगा, ठीक। चलो तो ये रहा पूरा का पूरा आपका पेपर, ठीक है। चलो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बस इतना कहूँगा, अगर ऐप आप अभी तक डाउनलोड नहीं किए हो तो हमारी ऐप डाउनलोड कर लेना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। चलो मैं मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।